हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें अपन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में अंतर पढ़ लेंगे। डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बच्चों, ये डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन अब। पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बढ़िया दिख रहा है बच्चों। इसको पहला अंतर इसका देखिए, जब बैलेंस कंडीशन होती है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में जब हम ओपन सर्किट, ये हो जब बैलेंस कंडीशन होती तब ये ओपन सर्किट होता है, मतलब हम कोई करंट फ्लो नहीं करा सकते। आगे समझ में फर्स्ट। फिर दूसरा, ये जो वोल्ट मीटर होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है। वोल्ट मीटर के लिए अभी हमने क्या देखा है इसमें, कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब करंट नहीं भी फ्लो कराया जाए तब कुछ ना कुछ यहाँ से करंट होता है। बट इसके लिए करंट फ्लो कराने के लिए हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वर्क करवाने के लिए हमें पहले ही करंट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक बच्चों। फिर दूसरा होता है, ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि किस किस को नापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, किसी किसी डिवाइस का सही से वोल्टमीटर नहीं निकाल पाता है तो पोटेंशियोमीटर सही रीडिंग देता है। ठीक, और ये कम दे पाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसका, ये नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, और ये नल डिफ्लेक्शन पर वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो करंट पहले ही होता है। इसमें करंट नहीं भी हो तब भी इसमें करंट दिखाता है। पोटेंशियोमीटर में करंट नहीं भी हो तब भी करंट चलता है इसके अंदर, लेकिन इसमें पहले करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए नल डिफ्लेक्शन शो नहीं हो सकता है। इट्स सेंसिटिविटी मतलब समझते हैं क्षमता, वेरी हाई होती है, मतलब इसकी सेंसिटिविटी, अगर गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा दिया जाए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। मान लीजिए टच करते ही इसका जो वो रहेगा ना कांटा, हाँ निडल रहेगी, वो मूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसकी सेंसिटिविटी लो होती है एज कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, ये इसके 4 पॉइंट मेन थे। ठीक, आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। दूसरे टर्म्स बचे अब ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था ईएमएफ क्या होता है। जब हम नया सेल खरीद के लाते हैं, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उसको जब हम कनेक्टेड करते हैं तब जो निकलता है वो ईएमएफ कहलाता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, मान लीजिए एक सेल पड़ा है इस तरीके से, इन दोनों की यहाँ से ये जो डिफरेंस होगा इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, पहला तो हो गया इसकी डेफिनेशन। फिर दूसरा है इसकी, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे, मतलब इसका जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, और डायनामो। ठीक, इस तरीके से। और इसका जब पेयर होंगे ना, ये एक पहला पेयर और एक ही दूसरा पेयर, जब जब पेयर होंगे ना तभी ये अप्लाई किया जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, फिर तीसरा बनता है अपना कि ये अगर ये इसका सर्किट रहेगा, मान लीजिए सेल टूट भी गया है तो ईएमएफ तब भी एग्जिस्ट करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में अगर सर्किट ही टूट गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, चौथा पॉइंट बनता है अपना, ध्यान से देखिए, जो ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ईएमएफ
डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। पता है ईएमएफ जो आपने हमेशा पढ़ा होगा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट वर्क करता है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब फिर 5वां पॉइंट, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक। सो 4 पॉइंट इसके हो गए, 4 पॉइंट इसके हो गए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पर, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव करते हैं अपन। पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पोटेंशियोमीटर मेजर क्या क्या करता है। पोटेंशियोमीटर मेजर, तो क्या मेजर कर सकता है? ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, अब फिर आपसे पूछ लेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कि उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक, फिर होती है अपना तीसरा, वो पूछ लेगा आपसे कि वैलेंस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, हाई होता है, लो होता है, या वेरी हाई होता है, या वेरी लो होता है। सो देखिए, पोटेंशियोमीटर वैलेंस कंडीशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेरी हाई होता है, इतनी बात याद रखिए। ठीक बच्चों, फिर चौथा बनता है अपना कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इतनी बात याद रखिए। फिर से बताता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पहला लॉ बोलता है। फिर सेकंड लॉ बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलेगा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था ना, केबीएल और केसीएल करके। केसीएल फर्स्ट लॉ कहलाता है, केबीएल सेकंड लॉ। तो ये जो डिपेंड करता है वो एनर्जी, मतलब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हो गए अपने 5 ऑब्जेक्टिव। और आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे मीटर ब्रिज किस किस पर डिपेंड करता है, तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। याद है ना आपको? मीटर ब्रिज वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखिए, आपके बहुत काम की चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछे 1 किलो वॉट आवर में कितनी वैल्यू आएगी, तो 3.6 × 10⁻6 जूल, इतना। ठीक है बच्चों, कर पाएंगे ना आप बढ़िया से? ठीक है, तो 8th वाला देखिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था आपको, पता है ना? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो मैं सब बता रहा हूँ आपको सब कुछ करा चुका हूँ आपको डिटेल में। 17-18 मिनट के एक लेक्चर होता है, तो आप देख लीजिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, फिर जो हम अपना जो रहता है इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें वो कंजर्व क्या करके रखता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, फिर 10th बनता है कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर। याद रखिए, सबसे मेन मेरे हिसाब से यही था। और एक किरचॉफ लॉ की, ये मतलब किरचॉफ लॉ सेकेंड और फर्स्ट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यही है, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बताइए, जो कंडक्टेंस है सुपर कंडक्टर का, कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर, इसका इन्फिनाइट होता है, ये बात याद रखिए, इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, फिर आता है ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनता है। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, अब बताइए, जब मैंने शुरू का फर्स्ट इंट्रोडक्शन बताया था उसमें आपको करंट डेंसिटी बता दी थी, और उसमें मैंने बताया था कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, करंट
फ्लो, अपोजिट टू डायरेक्शन फ्लो ऑफ, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में, अच्छे से आई ना, बढ़िया है बच्चों। एक चीज़ पता है आपको कि जो वो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसको अपन ब्रिज क्यों बोलते थे? क्योंकि हमने देखा था कि सर्किट इस तरीके से बन रहा था। ठीक, ये जो बी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, इसके बीच में जो गैल्वेनोमीटर था ना, वो इसको जोड़ देता था, पूरे सर्किट को एक जोड़ देता था। इसलिए बी और डी के कारण एक पूरा ब्रिज सा बन जाता था। अगर मान लीजिए यहाँ से उठ जाता था और यहाँ से उठ जाता था, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड हो सकता था, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर ने जोड़ा था ना वीडी के कारण ही हम इसको क्या बोलते थे? एक ब्रिज बोलते थे। आया बच्चों समझ में? आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर से रिवर्स कीजिए और देखिए। ठीक है बच्चों, एक बात बताइए, जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था तो अब मैं से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या था? लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी या रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था? आप बताइए। तो मेरे हिसाब से सोच लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ क्या होगा। रेजिस्टेंस वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरीके से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनिए क्या पूछेगा, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसे आपको ये याद रखना चाहिए रिलेशंस। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछे कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट बताइए स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक, ये हो गया बात। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, जो मेन ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर के मैंने वो भी क्लियर करा दिए। इसके थ्योरी पोर्शन भी ख़त्म हो चुका है, मतलब चैप्टर ही ख़त्म हो गया हमारा। अगर अब आती है कुछ बातें, मेन बातें। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से बात सुनिए। जैसे कि मैं अभी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था, लेकिन अब एक बात बता दूं, मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक, रही बात मैं ये लिख के देता हूँ, तो लिखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी बुक की, तो मैं बुक का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। मेरा क्या है, मैं तो जब मैंने पढ़ाई की थी ना तो मैं खुद से डेफिनेशंस बनाता था। ठीक है बच्चों, सो इसलिए मैं आपको दिक्कत ना आए इसलिए बना के देता हूँ नोट्स। ठीक है, बाकी एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि अब से रेगुलर कंटेंट नया आएगा बढ़िया तरीके से, वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। सारे चैप्टर अपलोड होंगे रेगुलरली। बस 18 से मतलब बहुत से बहुत 17-18 मिनट के वीडियो में जो भी मैं बताता हूँ आप पढ़ा कीजिए उसको, क्योंकि मतलब मैं एक मान लीजिए एक दिन में 2 डेरिवेशन कराता हूँ, किसी न किसी लेक्चर के अंदर 2 डेरिवेशन हो ही जाते हैं मेरे। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जितना मैं करा रहा हूँ उतना तो कीजिए, बहुत काफ़ी रहेगा, क्योंकि जितना मैं कराता हूँ ना बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो एक बच्चे की कैपेसिटी किसी भी डेरिवेशन को करने की बहुत कम होती है। मेरे टीचर्स भी एक ही मतलब एक जो लेक्चर लगता था हमारा 45 मिनट का, उसमें 2 ही डेरिवेशन कराते थे। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जितना हो सके, जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना ही पढ़िए। ठीक, मतलब उससे ज़्यादा पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उतना तो पढ़िए। अगले वीडियो में जैसे 18 मिनट का मेरा लेक्चर होता है, 17 से 18 मिनट का। ठीक, सो जितना मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, एक बार और रिवर्स कीजिए और पढ़िए, क्योंकि जितना मैं कराता हूँ ना बहुत ज़रूरी होता है वो। ठीक है बच्चों, ऑल द बोर्ड्स, पूरी बोर्ड्स के लिए। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, और ध्यान से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू बच्चों।